नए आने वाले सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सभी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बड़े साहब की बीवी बच्चे के जन्म के बाद उन्हें छोड़कर चली गई। इस पर बड़े साहब ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए मुझे 50,000 तनख्वाह पर रख लिया। जब भी मैं साहब के बच्चे को दूध पिला रही होती तो वह मेरे सिर पर आकर खड़े हो जाते, जिसे देखकर मुझे बहुत शर्म आती और मैं जल्दी से अपना दुपट्टा ऊपर कर लेती। लेकिन मैं साहब से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे इस काम के 50,000 मिलते थे। एक दिन मैं कमरे में अकेली बैठी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बड़े साहब ऊपर से आकर और फिर मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरा नाम रीदा है और मेरी शादी एक गरीब घराने में हुई। मेरा पति मेहनत मजदूरी करता था और उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। शादी के 1 साल बाद हमारा एक बच्चा भी हो गया, इसलिए मैं उसे संभालने में लगी रहती। मैं उसे छोड़कर कहीं बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई और सोच में पड़ गई। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति इस बात की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि वह काम ही कुछ ऐसा था। उसने कहा कि वह शहर में जिन सेठों के पास काम करता है, उन्हें दूध पिलाने वाली औरत की जरूरत है जो उनके बच्चे को दूध पिला सके। ये सुनकर मैं चुप हो गई। वह कहने लगा कि वे बहुत अमीर हैं, लेकिन उस बच्चे की माँ उसे छोड़कर चली गई है। वह सेठ अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद इस बात की इजाजत न दे। फिर पड़ोसी कहने लगा कि एक बार तुम मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वे तुम्हें इस काम के कितने पैसे देंगे। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा रकम देने की बात कही तो तुम्हारा पति मना नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम्हारा पति भी लालची किस्म का है, इसलिए वह जल्दी मान जाएगा। इसके साथ ही वे तुम्हें महीने भर का घर का राशन भी देंगे, इससे तुम्हारा घर भी चल जाएगा। यह सोचकर मैं चुप हो गई थी। जाहिर सी बात है कि मेरा पति इतना ज्यादा नहीं कमाता था और हमारे घर का खर्चा इससे नहीं चल पाता था। न ही हम अच्छा खा सकते थे और न ही अपनी औलाद के लिए कुछ ला सकते थे। मैं अपने बच्चे के लिए यह कदम उठाने को तैयार थी। हालांकि किसी और के बच्चे को अपनी गोद में भरना और अपने बच्चे का हक उसे देना मेरे लिए आसान काम नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चे की खातिर इस काम के लिए राजी हो गई। मैंने उससे कहा कि ठीक है, पहले मुझे उनसे बात करने दो। अगर उन्होंने तनख्वाह अच्छी दी तो फिर मैं अपने पति से बात करूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसी की पत्नी के साथ उनके एक बंगले में पहुंच गई। वे वास्तव में बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो उस घर की बड़ी मालकिन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठी हुई थी और उनका बच्चा बहुत रो रहा था। बच्चे को घर की एक नौकरानी ने गोद में उठाया हुआ था और उसे लैक्टोजेन दूध दिया जा रहा था, लेकिन वह बच्चा दूध नहीं पी रहा था। बड़ी मालकिन ने मुझे सिर से पांव तक देखा और नफरत से मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहने लगी, न जाने इस लड़के के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डिब्बे का दूध ही पिलाते हैं और बच्चे मोटे हो जाते हैं, लेकिन नहीं, इसे तो माँ का ही दूध पीना है। फिर कहने लगा, तुम्हारा मालिक अभी कमरे में है, बाहर आता है तो उनसे खुद ही बात कर लेना। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी कि यह कैसी दादी थी जो अपने पोते के लिए ऐसे विचार रखती है और अपने बेटे को भी महत्व नहीं देती। फिर मैंने सोचा कि शायद वह कोई बीमार औरत है या कोई मनोरोगी मरीज है जिसकी वजह से वह ऐसी बातें कर रही है। कहने लगी कि उसके बाप ने ही उसकी माँ को नाराज किया है। अब वह चली गई है तो वह कहाँ से माँ का दूध पिलाएगा, और न जाने किस औरत को उठाकर बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले आए हैं। वह ऐसे ही मेरे सामने बड़बड़ाकर चली गई। आजकल की आधुनिक औरतें अपने बच्चों और पोते पोतियों को नहीं संभालती, बल्कि नौकरों के हवाले कर देती हैं। मैंने गहरी सांस ली। मैं भी मजबूरी की वजह से ही यहाँ आई थी, क्योंकि मेरे पास न तो इतने पैसे थे और न ही अच्छी खुराक खाती जिससे मेरा बेटा स्वस्थ हो जाता। इस घर में सब कुछ था, लेकिन ये फिर भी अपने बेटे को उसके हक से दूर रख रहे थे। कुछ ही देर बाद उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या ये वही औरत है? पड़ोसन कहने लगी, जी जी मालिक, यह वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने बड़े ध्यान से देखा और फिर मैं थी भी पतली सी। वह कहने लगा, इन्हें तो खुद खाने पीने की जरूरत है, ये भला मेरे बच्चे को क्या पालेंगी? मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि दिखने में मैं बेशक पतली हूँ, लेकिन खाना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है और मुझे भर भर कर दूध आता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े अजीब अंदाज से मुझे देखा।
कहने लगा, मेरा बच्चा ठीक नहीं रहता क्योंकि उसे डिब्बे वाला दूध पिलाया जाता है। मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर चली गई है और मेरी माँ इस हक में नहीं है कि मेरे बच्चे को किसी औरत का दूध पिलाया जाए। मैं अपने बच्चे की सेहत को लेकर समझौता नहीं कर सकता। मैंने कहा, आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल पर वह कहने लगा, जितने आप चाहें। मुझे पैसा देने से कोई आपत्ति नहीं है, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। उसने मुझे महीने का 50,000 देने का वादा कर लिया। यह सुनकर मेरी हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गईं। ये पैसे मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा थे और मैंने हाँ कर दी। फिर मैं घर आ गई। घर आकर जब मैंने अपने पति से यह बात कही तो पहले तो वह चुप रहा, लेकिन थोड़ा सा मनाने पर उसने मुझे इस बात की अनुमति दे दी। अगले दिन जब मैं उस बंगले में गई तो मालिक घर पर ही मौजूद था। उसने मुझे अपना बच्चा पकड़ा दिया और कहने लगा कि आज आपको यह दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। आप रात को 8 बजे के बाद घर जा सकती हैं। मैं अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। मैं नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। मैंने जब उस बच्चे को पकड़ा तो वह रोए जा रहा था। शायद उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसे चुप कराया। कुछ देर बाद वह शांत हुआ और सो गया, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा मेरी तरफ ध्यान से देख रहा था। मेरे बच्चे की उम्र तो नहीं थी, लेकिन न जाने मुझे क्यों लग रहा था जैसे मेरे बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय मालिक का बच्चा मेरी गोद में था। मैं उसे ही चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी की स्थिति देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था। मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ आने की कोशिश करता तो मैं उसे खुद दूर कर देती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा रो देगा, इसलिए मैंने उसे एक खिलौना पकड़ा दिया, जिसे देखकर वह चुप हो गया। मैंने उस बच्चे को बेड पर लिटा दिया। फिर मेरे बच्चे को भूख लग गई। उसका भी सोने का समय था। मैंने अपने बच्चे को भी सुला दिया, लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं उसे कहाँ लिटाऊं। मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में ही लिटा दिया और खुद भी वहां पर जमीन पर बैठी रही। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का खुला एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। उसने मुझे वह पकड़ाया। वह कहने लगी कि यह मालिक ने आपके लिए भेजा है और तुम्हें कुछ फल भी लाकर देंगे जो तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा कि मैं यह इतना सब कुछ कैसे खाऊंगी। वह कहने लगी कि यह मालिक साहब ने कहा है। वह कह रहे थे कि आप जितना ज्यादा खाएंगी उतना अच्छा आपको दूध आएगा और इससे मेरा बेटा भी स्वस्थ रहेगा। यह सुनकर मैंने दूध पी लिया। काफी अरसे बाद मैंने शुद्ध दूध पिया था, वरना तो मैं कभी कभी पतली सी चाय पिया करती थी। दूध पीते हुए न जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। समय भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखाता है। कभी कभी हम एक रोटी को तरसते हैं और कभी कभी हमारे सामने दुनिया की हर चीज मौजूद होती है। मैं जब हफ्ता 15 दिन वहां पर जाती रही तो मेरी सेहत बहुत अच्छी होने लगी। लेकिन एक चीज मैंने नोट की थी कि मैं जब भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए कमरे में जाती थी तो कुछ ही देर बाद वह भी कमरे में आ जाता था और मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखता था। एक औरत मर्द की नजर को पहचान सकती है, इसलिए मुझे भी उसकी नजरों से बहुत उलझन महसूस होती थी। उसके आते ही मैं तुरंत अपने बच्चे को अपनी गोद से दूर कर देती। वह मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछता। मुझे मालिक की यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह कमरे का दरवाजा खटखटाए बिना अंदर आता था। जब काफी दिन यह सिलसिला जारी रहा तो एक दिन मैंने कह ही दिया कि देखिए, मालिक बार बार ऐसे कमरे में क्यों आ जाते हैं। कभी कभी मैंने पर्दा नहीं किया होता। यह सुनकर मालिक के माथे पर बल पड़ गए और फिर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं जो तुम्हारी इतनी सेवा करता हूँ वह मुफ्त में करता हूँ? मैंने तुम्हें अपने बच्चे के दूध पिलाने के लिए रखा हुआ है और जो मैं इतना कुछ तुम्हें खिलाता हूँ वह सिर्फ इसलिए खिलाता हूँ कि तुम्हारी सेहत अच्छी हो सके। अगर तुम्हारी सेहत अच्छी होगी तो मेरे बच्चे की भी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं सिर्फ यह जांचने के लिए आता हूँ कि कहीं तुम बच्चे की बजाय अपने बच्चे को तो नहीं दूध पिलाती और मेरे बच्चे को ध्यान देने की बजाय सिर्फ अपने बच्चे को ही कहीं पकड़ कर तो नहीं रखती। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, साहब, मैं कोई बेईमान थोड़ी हूँ। मैं अगर आपका खा रही हूँ तो आपके बच्चे को ही संभाल रही हूँ। ज्यादा समय मैं आपके बच्चे को ही देती हूँ और उसे ही पहले दूध पिलाती हूँ। मालिक, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं हूँ। अगर आपको मुझ पर शक है तो आप किसी और औरत को ले आइए। यह कहकर मैंने अपना बच्चा उठाया और बाहर जाने लगी। मालिक मुझे पीछे से पुकारता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और अपने घर आ गई।
मैं गरीब जरूर थी, लेकिन बेगैरत नहीं थी। इतनी बातें सुनकर मैं भला वहां क्यों रुकती? एक तो मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को पिला रही थी, उसका ख्याल भी रख रही थी। जब तक मैं वहां होती थी, उसके बच्चे को ही संभालती थी और अपने बच्चे को खिलौनों से बहला फुसला रही थी। खैर, यूं ही समय गुजर गया। एक रात मेरा पति घर वापस नहीं आया। रात के 10 बज गए। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मुझे किसी का फोन आया और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पति का दुर्घटना हो गया है, जल्दी से अस्पताल पहुंच जाओ। मैं जल्दी से वहां पर पहुंच गई, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वहां मेरे पति की मौत की खबर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं जब वहां पर पहुंची तो मेरा पति इस दुनिया में नहीं था। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी, बहुत चीखती रही। कभी मैं अपने बच्चे को देखती तो कभी मैं अपने पति को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमारे घर में बहुत से लोग जमा थे। अगले दिन ही मेरे पति को दफन कर दिया गया। वह रात मेरे लिए सबसे भारी रात थी। मेरे बच्चे को कुछ पता नहीं था कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी मुझे देखता तो वह कहता कि तुम्हारी अभी इतनी उम्र नहीं है और तुम्हारे पास एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, तुम दूसरी शादी कर लो। मुझे लोगों की यह बातें सुनकर बहुत दुख होता कि अभी मेरा दुख ताजा है और लोग मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, यूं ही समय गुजरता गया। एक दिन मेरे दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। मैं यह गाड़ी देखकर हैरान रह गई कि हमारे गरीबों के मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी कहां से आ गई, और वह भी हमारे घर के सामने। मेरे घर का दरवाजा खुला था। फिर गाड़ी के अंदर से जो व्यक्ति उतरा, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह वही मालिक था जिसके बच्चे को मैं दूध पिलाती थी। मालिक बिना अनुमति लिए कमरे के अंदर आ गया और मुझे आकर कहने लगा, मुझे सब पता चल चुका है। मुझे तुम्हारे पति की खबर मिली और मुझे इस बात पर अफसोस है कि तुम अकेली रह गई हो। मालिक मुझसे हमदर्दी जता रहा था, मगर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद मालिक मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मेरा बच्चा कल से बहुत रो रहा है, उसे शायद तुम्हारी आदत हो चुकी है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैं बस अपने बच्चे की वजह से ही परेशान हो गया था, इसलिए मुझसे ऐसी बातें निकल गईं। यह सब मुझसे इसलिए हुआ था कि मैं इसी सोच में गुम था कि जब उसकी माँ उसको दूध पिला न सकी और उसे छोड़कर चली गई, तो तुम भी तो उसके साथ ऐसा कर सकती हो। इसलिए मुझसे यह सब कुछ हुआ। मालिक भी अपनी जगह ठीक था। फिर उन्होंने मेरे हाथ पर 1 लाख रुपये रखे और वहां से चले गए। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था। घर में खाने को कोई भी चीज मौजूद नहीं थी, इसलिए मालिक मुझे घर के राशन के लिए कुछ पैसे दे गए। मालिक के आने से पहले मुझे नौकरानी ने भी कॉल कर दी थी कि मालिक का बच्चा बहुत रोता है, उसे तुम्हारी आदत हो गई है। मालिक बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी दूसरी औरत को भी लेकर आया था, लेकिन वह बच्चा उसके पास जाकर भी चुप नहीं हो रहा था। उसे शायद तुम्हारी गोद में ही सुकून मिलता है, इसलिए तुम वापस आ जाओ। अब मुझे उस बच्चे की भी चिंता होने लगी। आखिर मैं भी एक माँ थी। मेरी गोद में भी एक मासूम सा बच्चा था, तो मैं उस दूसरे बच्चे के साथ कैसे अन्याय कर सकती थी। उसी रोज मैंने मालिक को फोन किया तो उन्होंने मुझे मंगवाने के लिए गाड़ी भिजवा दी, जिसमें मैं बैठकर घर पहुंची। मैंने जाते ही मालिक के बच्चे को उठा लिया। मेरी गोद में आते ही वह तुरंत शांत हो गया और खेलने लगा। वह हर वक्त मेरे पास ही रहता था। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुआ। एक दिन मालिक मेरे पास आया और बोला, अगर तुम बेहतर समझो तो तुम यहीं रह लो। हमारे घर के पीछे खाली क्वार्टर मौजूद हैं, तुम वहां पर रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ दूसरी नौकरानियां भी होंगी, जिससे तुम्हारा मन लगा रहेगा। वैसे भी अब तुम्हें अपने घर में अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पति तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो कोई भी काम करने के लिए तुम्हारे घर आ सकता है। इसलिए अकेले रहने से बेहतर है कि तुम यहाँ हमारे साथ रह लो। मालिक की बात मुझे कुछ उचित लगी थी, और वैसे भी अब मालिक का व्यवहार मेरे बेटे के साथ भी बिल्कुल ठीक था। वह उसका भी बहुत ख्याल रखने लगे थे। वह जो चीज अपने बेटे के लिए लाते, मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते थे, जबकि मालकिन का अभी भी कुछ पता नहीं था। वह अभी तक घर वापस नहीं आई थी। उसे अपने बच्चे की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसका बच्चा कैसा है। मैंने मालिक की बात मान ली और वहीं पर क्वार्टर में रहने लगी। यहाँ रहकर मेरा थोड़ा मन तो लग गया, लेकिन मैं अपने पति को याद करके बहुत रोया करती थी। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रात को मैं क्वार्टर में सोने के लिए जाने लगी तो मालिक कहने लगे कि आज तुम यहीं रह लो, मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और वह तुम्हारे पास ही रहता है। मजबूरन
मुझे वहीं रहना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा रोने लगा। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। मैं उसे उठकर दूध पिलाने लगी। मैं अपने ही ध्यान में थी कि मालिक कमरे में चले आए। मैंने जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को अपने आप से दूर कर दिया। मालिक का बेटा शांति से सो चुका था। फिर मालिक मेरे सामने आकर बैठ गए और मुझसे बात करने लगे। वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने कोई नुकसान पहुंचाना होता या तुम्हारे साथ कुछ गलत करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मेरी बात जरा गौर से सुनना। मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी पसंद से की थी। मुझे अपनी पत्नी जरा भी पसंद नहीं थी। वह थोड़ी आधुनिक किस्म की लड़की थी और ज्यादातर पार्टियों में व्यस्त रहती थी। मेरी माँ को भी ऐसे ही लोग पसंद थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी बच्चे भी नहीं चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मेरी संतान हो गई। मेरी पत्नी सिर्फ इसलिए मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि वह बच्चों को नहीं संभाल सकती थी और न ही उन्हें अपना दूध पिलाएगी। उसका कहना था कि इससे उसकी सुंदरता में कमी आएगी। मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसे डिब्बे वाला दूध लगा दिया गया। माँ का दूध न मिलने के कारण वह कमजोर रहने लगा। इस बात पर मेरी अपनी पत्नी से लड़ाई रहने लगी। एक दिन लड़ाई थोड़ी बढ़ गई और वह मुझे छोड़कर चली गई। इसलिए मैंने अपने बच्चे की खातिर अपनी नौकरानी से कहा कि मुझे कोई औरत ढूंढ ले जो मेरे बच्चे को दूध पिला सके, और वह तुम्हें मुझ तक लेकर आई। लेकिन मैंने अब फैसला किया है कि मैं अपनी पत्नी को वापस नहीं लाऊंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी औरत हो। तुमने मेरे बेटे को सगी माँ की तरह संभाला, जबकि उसकी सगी माँ उसे छोड़कर चली गई। लेकिन तुमने उसका हक अदा किया। अपने बच्चे का हक मेरे बेटे को पिला दिया, और वैसे भी मैंने तुम में कोई कमी नहीं देखी। तुम्हारा पति भी अब इस दुनिया में नहीं रहा और अभी तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर में रहो और कोई तुम पर शक करे, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना लूंगा और उसे पिता का प्यार दूंगा, और तुम मेरे बेटे को माँ का प्यार देना। मैं भी अधूरा हूँ और तुम भी अधूरी हो। हम दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। मालिक की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मालिक बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं तो यह भी नहीं सोच सकती थी कि मालिक मैं किसी से पूछकर फिर बताऊंगी। मुझे मालिक की बात ठीक लगी और मैंने हाँ कर दी। अगले ही दिन हमारी शादी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर भी लाएगी। शादी के बाद मालिक ने एक अच्छा पति होने का सबूत दिया। उन्होंने मेरे बेटे को बिल्कुल अपने बेटों की तरह पाला, उसे अपना नाम दिया और दोनों बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश की। आज हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं आज भी कभी कभी प्यार से उन्हें मालिक कहती हूँ, जिस पर वे मुझे डांटते हैं और कहते हैं कि इस घर की मालकिन तुम हो। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो समय पर मिलती रहें। मैं एक अमीर अरब महिला के घर नौकरी के लिए गया तो उसकी सुंदरता देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बहुत बोल्ड कपड़े पहने हुए थे। वह मुझसे कहने लगी, मुझे तुम जैसा ही ताकतवर आदमी चाहिए। मैं तुमसे घर के कामों के साथ साथ पर्सनल काम भी लेना चाहती हूँ। वह मुझे बड़ी बेबाक नजरों से देख रही थी। मैंने फौरन हाँ कर दी। उसने बोला, आज रात ही तुम काम पर आ जाना। रात हुई तो मैं अरबी मालकिन के घर पर जा पहुंचा। मैंने उससे पूछा कि जी मालकिन, मुझे क्या काम करना है? तो अरबी मालकिन ने मुझे कमरे में बुला लिया। मुझे थोड़ी सी झिझक महसूस हुई, लेकिन वह मुझसे कहने लगी, शर्माओ मत, अंदर आओ। इसी काम के लिए तो मैंने तुम्हें नौकरी दी है। इसके बाद तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में भी जाना है। मालकिन की बात सुनकर मैं अंदर से खुश हो गया और फौरन उस कमरे में चला गया। अरबी मालकिन ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और बेड पर जाकर लेट गई और फिर मुझसे कहने लगी, चलो शुरू हो जाओ। मैंने शर्म को एक तरफ किया और आगे बढ़ गया और फिर पूरा घंटा अरबी मालकिन के साथ मैं अपने सिर को झुकाए उस अरबी औरत के सामने खड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि मैं गलती से इस घर के सामने आ पहुंचा था। ये घर बहुत बड़ा था, ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा महल हो। मुझे शुरू से ही किसी अमीर अरबी के घर काम करने का बहुत शौक था और आज मेरा शौक पूरा होने वाला था। मगर बदकिस्मती से इस बड़े से घर में काम के लिए जो खास शर्त रखी गई थी वह मुझ में नहीं थी। लेकिन मैं काम छोड़ना नहीं चाहता था।
इसलिए मुझे लालच हो गई। अब अपने सामने एक खूबसूरत अरबी औरत को बेबाक लिबास में देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैं खुद को जितना भी आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति जाहिर कर लेता, लेकिन अंदर से मैं एक आम मर्द था जो एक अरबी औरत की खूबसूरती को देखकर घायल हो रहा था। अरबी औरत ने मुझे सिर से लेकर पैर तक देखा। मैं सिर झुकाए खड़ा था। मैंने सुना था कि इस अरबी औरत को एक मुलाजिम चाहिए था जो जवान और खूबसूरत हो, मगर उसकी एक शर्त और भी थी जिसे सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैं इसी सोच में था कि आखिर इस अरबी औरत का मकसद क्या था। ये बार बार जवान, खूबसूरत और मजबूत लड़के का मुतालबा क्यों करती थी? उस औरत के बुलाने पर मैं झूमकर सीधा हो गया। वह बोली कि मुझे तुम जैसा जवान, हट्टा कट्टा लड़का चाहिए था, जिसके बाजुओं में ताकत हो, लेकिन मेरी सबसे अहम शर्त पर कोई पूरा नहीं उतरता। उसकी शर्त का सोचकर मेरे पसीने छूटने लगे। मैं कुछ हड़बड़ा सा गया, लेकिन फिर झूठ बोलकर कहने लगा, या फिक्र न करें, मैं आपकी हर शर्तों पर पूरा उतरूंगा। मुझे इस अरबी औरत के घर में काम का लालच था। वह मेरी बात पर झट से बोली कि वह तो मैं कुछ ही दिनों में देख लूंगी कि तुम कितने काबिल हो। अगर तुमने मुझे और मेरी बेटी को खुश न किया तो मैं धक्के देकर निकाल दूंगी तुम्हें, और फिर तुम किसी काबिल नहीं रहोगे। मैं उस औरत का और उसकी बेटी का सुनकर सोच में पड़ गया। उस औरत ने मुझे मेरी सोच से ज्यादा तनख्वाह बताई। वह एक रात का 20,000 देने को बोल रही थी और मैं तनख्वाह का सुनकर ही खुश हो गया था। मगर जब उसने मुझे काम का बताया तो मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं आया कि वह औरत मुझे इस काम के लिए बुलवाकर हर रात का 20,000 दे रही थी। मुझे क्या इनकार होना था? मैं फौरन मान गया। वह औरत मुझे लेकर अपनी बेटी के कमरे में चली गई। उसकी बेटी कमरे में मौजूद नहीं थी। तब उस औरत ने बताया कि मेरी बेटी डॉक्टर के पास गई है। उसने मुझे पूरा कमरा दिखाया और मुझे समझाने लगी कि मुझे किस तरह रहना है। मैं इतना बड़ा और खूबसूरत कमरा देखकर ही ठिठक गया। ऐसा लगता था जैसे वह किसी शहजादी की रिहाइशगाह हो। अरबी औरत मुझे कमरा दिखाने के बाद किचन में लाई थी। मैं उसके साथ घर देख रहा था जब पता चला कि उसकी बेटी लौट आई है। मैंने जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर देखना चाहा, मगर वह कब कमरे में पहुंची मुझे खबर ही न हुई। मैं हैरान हो रहा था कि जिस लड़की के लिए मुझे काम पर रखा गया था, वह मेरे सामने आने से क्यों कतरा रही थी। तब मुझे अंदाजा नहीं हुआ था कि उसके सामने न आने की क्या वजह थी। रात होते ही उस औरत ने मुझे अपनी बेटी के कमरे में भेज दिया। मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। इसके साथ ही मैं कमरे में दाखिल हुआ। काम की बात और मुलाकात के दौरान सिर्फ वह अरबी औरत ही मेरे सामने रही थी। अभी तक मैंने उसकी बेटी को नहीं देखा था और मुझे कुछ शकत रहा था कि वह लड़की इतनी छुपी हुई क्यों है। मुझे लगा कि शायद वह लड़की बहुत मगरूर है और मुझे इस काबिल भी नहीं समझा था कि आकर मुझे देखती, या फिर मुझे खौफ था कि वह लड़की बदसूरत इतनी थी कि वह किसी के सामने आना पसंद नहीं करती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम कमरे में दाखिल हुआ और सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया और फटी हुई आंखों से उस लड़की को देखने लगा। वह लड़की मेरे तसव्वुर से बढ़कर कहीं हसीन थी। उसकी रंगत बहुत खूबसूरत थी। उसने निहायत बेहुदा और नामुकम्मल सा लिबास पहना हुआ था, जिसमें उसका खूबसूरत जिस्म नुमायां हो रहा था। वह बेड पर लेटी हुई मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। उसकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं थी और मेरे लिए उस हसीन नाजुक से जिस्म पर से नजरें उठाना मुश्किल हो गया। उसी वक्त उसने मोबाइल रखकर दरवाजे की तरफ देखा तो मैंने हड़बड़ाकर तेजी से नजरें झुकाईं। मेरा अच्छा खासा आत्मविश्वास डांवाडोल हो गया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे लिए यह काम मुश्किल होने वाला है। जब उस अरबी औरत ने मुझे बेटी के कमरे में रात गुजारने को बोला तो मैं इस काम को सिर्फ काम के तौर पर ले रहा था और सोच लिया था कि अपने जज्बात को बिल्कुल अपने काम में शामिल नहीं करूंगा। मगर अब इस कम उम्र हसीन लड़की का लापरवाह हुस्न देखकर मेरे लिए इस कमरे में खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मैं अगर मजीद वहां रुकता तो गुनाह कर बैठता। उस लड़की ने मुझे सोचों में गुम करके अपनी तरफ बुलाया तो मैं कदम बढ़ाकर बेड के करीब पहुंचा, मगर शर्म से मेरी नजरें झुक रही थीं। मैं अपनी कैफियत से घबरा गया। मैं एक आम सा मर्द था। मेरा दिल उकसा रहा था कि मैं इस हसीन लड़की को जी भर कर देखूं, मगर मुझे खौफ था कि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाऊंगा। वह लड़की बात कर रही थी मगर मैं समझ नहीं पा रहा था। अचानक उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बुलाया और गुस्से से बोली कि वहां क्यों खड़े हो, जिस काम के लिए आए हो वह काम करो। वह खिसक कर मेरे करीब होते हुए जो काम बोली वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह लड़की तो मेरे लिए इम्तिहान बन रही थी। अगर मैं उसके जिस्म को हाथ लगाता तो फिर मेरे लिए खुद पर काबू करना मुश्किल हो जाता।
लेकिन वह लड़की मुझे बार बार अपने करीब बुला रही थी। मुझे एहसास होने लगा कि मुझे पैसों की खातिर गुनाह नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ने की बजाय वहां से जाने की कोशिश की, मगर उस लड़की की अगली हरकत ने मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म कर दी। उस अरबी लड़की ने मुझे रोकने के लिए गुस्से से मेरा हाथ पकड़कर झटक दिया तो मैं लड़खड़ाकर बेड पर गिरा। उसका नाजुक सा जिस्म मेरे जिस्म से टकराया तो मेरे अंदर आग सी जल उठी और मेरा वजूद पसीने से नहा चुका था। मैं जल्दी से संभल कर दूर हुआ। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उस अरबी लड़की ने अचानक मुझसे जो मुतालबा किया वह मेरे सर पर आसमान गिरा गया। वह लड़की मुझसे बोली कि मुझे वॉशरूम में ले जाओ, मैं नहाना चाहती हूँ, उसके बाद बिस्तर पर आऊंगी। मैं घबराकर खड़ा हुआ, मगर वह मेरा हाथ पकड़कर गई थी। मेरे लिए मजीद दूर होना मुश्किल हो गया था। मैंने बार बार मलामत करते अपने जमीर को थप्पड़ मारा और झुककर उस कम उम्र लड़की के नाजुक से वजूद को अपने बाजुओं में उठा लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मुलाजमत मुझे ईमान के दायरे से निकालने वाली थी। उस रात जो कुछ हुआ वह मुझे कुछ अच्छा खासा हिलाकर रख गया था। उस लड़की की लापरवाही की वजह मैं समझता था। मुझे अपनी अरबी मालकिन की शर्त याद आई। वह माँ बेटी यकीनन उस शर्त की वजह से मुतमिन थीं और मेरे सामने बेबाक लिबास पहने हुए थीं, मगर उस लड़की का रवैया बहुत अलग था। वह मुसलसल मेरे करीब हो रही थी और उसका अंदाज था जैसे कोई अपने चाहने वाले से लाड़ उठवाता है। न जाने वह लड़की मुझे क्या समझ रही थी। शायद वह अपने हुस्न और नजाकत से बखूबी वाकिफ थी, अगर उसके एक मुलाजिम के साथ ऐसे नाज नखरे मुझे अजीब लग रहे थे। उसने अपना पैर जमीन पर लगाना जरूरी नहीं समझा था। उसकी ख्वाहिश पर मैं उसे उठाकर बाथरूम ले गया और तेजी से निकलने की कोशिश की, मगर इस बार भी वह लड़की मुझे रोककर गुस्से से बोली कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं अकेली कैसे नहाऊंगी। वह मुझे वहीं रोक रही थी। मेरा सर घूमने लगा। मुझे अब अपना काम आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा था। यह काम बहुत बुरा था और सरासर गुनाह का काम था। इसलिए उस अरबी औरत को कोई मुलाजिम नहीं मिल रहा था। इस काम का सुनकर सब पीछे हट जाते थे, मगर मुझे पैसों के लालच ने वहां पर रोक लिया था और अब मैं अपनी लालच पर खुद को कोस रहा था। और वह लड़की टब में बैठी बेलिबास होकर नहा रही थी। मैं पसीना पसीना होता नजरें हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह मुझे तड़पा रही थी। मेरे अंदर का मर्द मचलने लगा था। मैं वहां से भाग जाना चाहता था। मैं जानता था कि इसके बाद भी रुका रहता तो मजीद गुनाह करता जाता और फिर कोई हद न रहती, मगर मेरे पैर जमीन पर जम चुके थे और मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो गया था। उस लड़की का शफाफ दमकता जिस्म पानी में भीगा हुआ था और मेरी नजरें बार बार भटक कर उसकी तरफ जा रही थीं। उस लड़की को बिल्कुल परवाह नहीं थी कि मैं वहां खड़ा हूं और वह बेलिबास होकर नहा रही है। मेरा असली इम्तिहान तो तब शुरू हुआ जब उसने नहाने के बाद फिर से वही फरमाइश की कि मैं उसे उठाकर ले जाऊं। उस लड़की के अल्फाज पर मुझे सकता हो चुका था। मैं उसे समझ नहीं पा रहा था कि वह इतने खुले अंदाज में मुझे दावत दे रही थी कि मैं उसके खूबसूरत जिस्म का फायदा उठाऊं, क्योंकि हर औरत या लड़की यह बात जानती है कि मर्द एक बार किसी औरत के करीब हो जाए और तन्हाई भी मयस्सर हो तो शैतान फिर उस पर हावी हो जाता है। मुझे इस माँ बेटी की हरकतें मशकूक लगने लगीं। वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? वह मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही थी और मुझे फंसाना चाह रही थी। मुझे यकदम उन पर गुस्सा आया और मैंने आगे बढ़कर उस लड़की को दबोच कर उठाते हुए कमरे में पहुंचाकर उसे बेड पर पटका। मुझे लगा कि अब वह लड़की मेरा बदलता रूप देखकर चीखने लगेगी और मुझे मलामत करेगी, मगर उस लड़की ने मुझसे जो बात कही वह मुझे यकदम पत्थर का कर गई थी। अगली सुबह मुझे उस अरबी मालकिन ने बुलाया तो मैं शर्मसार होकर मालकिन के सामने जा खड़ा हुआ। मालकिन गौर से मुझे देखती रही और फिर बोली कि अब तक तुम समझ चुके होगे कि तुम्हें क्यों काम पर रखा गया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस घर की बात बाहर न निकले और यहाँ जो कुछ कर रहे हो वह बाहर कभी जाहिर मत करना। मैं मालकिन की बात पर मजीद शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गया और गुजरती रात मेरी आंखों में फिल्म की तरह घूमने लगी। मेरे लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया। मैं इस घर में क्या सोचकर आया था? मुझे अपना शौक याद आने लगा जो जवान होते ही मेरे अंदर बढ़ने लगा था। मैं हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता था और मुझे सऊदी अरब काम करने का बहुत शौक था। मुझे मेहनत करने में कोई आर नहीं थी, मगर मुझे हिंदुस्तान की कमाई पर हर वक्त एतराज रहने लगा था। मेरी मायूसी बढ़ती जा रही थी। एक रोज मुझे मामू ने फोन किया। उन्होंने बताया कि मेरे एक पुराने दोस्त को अपने काम पर कुछ मेहनती वर्कर चाहिए। मामू को याद था कि मैं अरबी जबान सीख चुका था,
इसलिए वह मुझसे पूछ रहे थे कि अगर मैं सऊदी अरब जाने में दिलचस्पी रखता हूँ तो वह मुझे सऊदी अरब भेजने का खर्चा खुद उठाएंगे। मुझे यह सुनकर लगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मैं मामू का मशकूर होने लगा। मामू मुझे चंद दिन इंतजार करने को बोलकर काम पर लेकर जाने लगे। मैं खुशी खुशी तैयारी करने लगा। घर वालों को भी एतराज नहीं था क्योंकि मैं मामू के तवस्सुत से जा रहा था। मगर जब मेरी तैयारी पूरी हो गई तो तब मामू ने फोन करके माजरत कर ली और बोले कि मेरा दोस्त बहुत कम पैसे दे रहा है लेकिन काम ज्यादा है। मामू बोले कि बेटा अभी रुक जाओ, सऊदी अरब के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं। मामू मुझे समझा रहे थे लेकिन मुझे गुस्सा था। मुझे लगा कि मामी ने मेरे मामू को रोक दिया होगा। मैं उनकी नीयत पर शक करने लगा कि वह लोग चाहते ही नहीं हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं और कामयाब होकर पैसा कमा सकूं। मैंने गुस्से से कॉल बंद कर दी और अपने तौर पर सऊदी अरब जाने के इंतजामात करने लगा। मुझे घर वालों ने बहुत रोकने की कोशिश की और समझाया कि मामू की नीयत पर शक न करूं, मगर मैं जिद में आ चुका था। मैं तैयारी करने के बाद अब मैं रुकना नहीं चाहता था, इसलिए बाहर ही बाहर अपने इंतजामात खुद मुकम्मल कर लिए। कुछ वक्त के बाद चला आया। मैंने इस ख्वाहिश और शौक के लिए अपने माँ बाप को भी नाराज किया था और मामू को भी मायूस किया था, मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरा मानना था कि जब मैं कामयाब होकर कई रियाल कमाऊंगा तो खुद सब घर वाले मान जाएंगे और मुझ पर रश्क करेंगे। मगर सऊदी अरब पहुंचकर कुछ ही दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मामू की बात बिल्कुल ठीक थी। मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं धक्के खाता रहा, मगर कुछ समझ नहीं आया कि मुलाजमत के लिए मुझे किस जगह जाना चाहिए और किससे मिलना चाहिए। किसी अनजान पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। सऊदी अरब में किराए पर गाड़ियां, कमरा लेना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। हिंदुस्तान की निस्बत यहाँ रिहाइश का किराया बहुत ज्यादा था, जो बिना तनख्वाह के मैं कभी भी अदा नहीं कर सकता था। चंद दिन बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे मजीद इंतजार करना चाहिए था। मामू शायद मुझे वाकई काम दिलवा देते कहीं। अब मामू को फोन करने पर शर्मिंदगी हो रही थी। मैं फुटपाथ पर सर पकड़कर बैठा था। मेरे पास से एक मर्द गुजरा तो मुझ पर तरस खाकर मुझे रकम दे दी। मैं चौंक गया। अभी मैं वह पैसे ले रहा था कि एक और राहगीर ने भी उसी तरह पैसे दे दिए। वह सब मुझे भिखारी समझ रहे थे और मैं पैसों की कमी की वजह से किसी गलतफहमी को दूर नहीं कर पाया। मेरा गायब दिमागी से इधर उधर देखना एक अरबी को मुतवज्जह कर गया। उसने मुझसे सवाल किया कि क्या तुम नाबीना या माजूर हो। उसके सवाल पर मैंने खामोशी से हाँ बोल दिया। तब उसने मुझे एक काम बताया और एक घर का पता दिया कि मैं वहां जाऊं। मैं काम मिलने का सोचकर परजोश हो गया। मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि मुझे किस किस्म का काम मिलने वाला था। मैंने अपने सामान से साफ लिबास निकाला और एक पेट्रोल पंप पर बने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोकर लिबास बदला। बीच में मिले पैसों की मदद से ही मैं मतलूबा जगह पर पहुंच गया। आगे पहुंचा तो इतना बड़ा घर देखकर मेरी आंखें खुल गईं। मुझे लगा मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। एक अमीर अरबी के घर काम करके मुझे बहुत पैसा मिलने वाला था, मगर घर में जाकर पता चला कि इस घर का मालिक मर्द नहीं बल्कि औरत है, और वह अरबी औरत भी इंतहा की खूबसूरत है। उस औरत ने मुझे देखकर इत्मीनान से सर हिलाया, क्योंकि मैं जवान था और मेरा कद-काठ भी बहुत अच्छा था। उस औरत को जैसे मजबूत जवान की ही जरूरत थी, और मुझे उसकी वजह बाद में समझ आई कि उसे मुझसे क्या काम लेना था। उस औरत ने मुझे पूरे घर का नक्शा समझाया। क्योंकि मैं अंधा बनकर वहां पहुंचा था, इसलिए वह औरत मुझे अपनी बेटी के कमरे का नक्शा समझा चुकी थी। मैं उलझा हुआ था, सब कुछ समझ रहा था और उस औरत की हिदायत पर कदम कदम पर घर की जगह का बता रहा था कि बाथरूम कहाँ है और बाकी जगह कितने कदम के फासले पर थी। मैं नहीं समझ पा रहा था कि अरबी औरत को एक अंधा मुलाजिम ही क्यों चाहिए था। उसने पहले यही शर्त रखी थी कि मुलाजिम नाबीना हो, और वह बार बार मुझसे यही सवाल कर रही थी कि क्या मैं सच में नाबीना हूँ। मुझे खौफ महसूस हो रहा था कि अगर मैं पकड़ा गया तो काम हाथ से निकल जाएगा, इसलिए झूठ बोलता रहा कि मैं अंधा हूँ। तब उस अरबी औरत ने मुझे बहुत जताकर कहा था कि अगर मैं अंधा न हुआ तो वह मुझे बताएगी कि इस जुर्म की सजा क्या है। मैं हिंदुस्तान से सऊदी अरब आ चुका था और सऊदी अरब आकर भी धक्के खा रहा था। इसके बाद मैं इस मुलाजमत से हाथ नहीं धोना चाहता था, इसलिए मैं अपने झूठ पर कायम रहा। रात के वक्त जब उस औरत ने अपनी बेटी के कमरे में भेजा तो उस लड़की का हुस्न मेरा ईमान डिगमगा गया था। मैं तब अपनी बात से पीछे हटने की हालत में नहीं रहा था। मैं उसे देख देख कर मुश्किल में पड़ गया था। उसकी लापरवाही और बेबाक नामुकम्मल लिबास उसका जिस्म पूरी तरह से ढकने में नाकाम हो रहा था।
वह समझ रही थी कि मैं अंधा हूँ और उसे देख नहीं सकता। अगर वह दूर रहती तो मुझे भी यही लगता कि वह मुझे अंधा समझकर लापरवाही से रहती है, मगर वह तो मुझे करीब करके बार बार मेरा हाथ पकड़ती थी और उल्टी सीधी फरमाइशें करके मेरा इम्तिहान बढ़ा रही थी। वह एक बार खुद भी बिस्तर से नहीं उतरी, न अपने पैरों पर चलती थी। उठने बैठने के लिए भी वह मुझे बुलाती थी कि मैं उसे उठाऊं। मुझे उसका रवैया खटक रहा था। किसी लाडले बच्चे जैसा उसका बर्ताव था, मगर वह खुद जवान लड़की थी। उसे नहाने के लिए भी मेरी मदद दरकार थी। मर्द चाहे अंधा भी हो, एक खूबसूरत नाजुक से जिस्म का लम्ज उसे वरगला सकता है। मैं भी यही बात समझ नहीं पा रहा था कि वह लड़की मुझे क्यों अपने जिस्म को छूने का मौका दे रही थी। मगर जब मैंने उसे बिस्तर पर लिटाकर अपने कमजोर नफ्स के हाथों मजबूर होकर उसके बाजू पकड़े तो इससे पहले कि मैं कोई हद पार करता, वह लड़की बोल पड़ी कि मेरी मदद करने का शुक्रिया। मैं जानती हूँ यह तुम्हारे लिए नापसंदीदा काम होगा, मगर मेरी मजबूरी मुझे इस मुकाम तक लाई है। उस लड़की की बेबसी भीगी आवाज पर मैं चूम गया था। तब उसने जो इंकिशाफ किया वह मुझे पत्थर का कर गया था। वह इतनी और मासूम सी लड़की माजूर थी। उसकी रीढ़ की हड्डी का इतना मसला था कि वह अपने सहारे उठ बैठ भी नहीं सकती थी, और वह इसीलिए मेरा सहारा मांगती थी, और इसीलिए एक अंधे मुलाजिम को उसके लिए रखा गया था। मुझे उस लड़की की बेबसी शिद्दत से महसूस हुई। मैं जल्दी से पीछे हो गया और सर झुकाकर एक तरफ रुक गया। वह चादर ओढ़कर लेट गई और मैं पूरी रात सो नहीं पाया। जब मालकिन ने बताया तो मेरी आंखें नींद की कमी से खुश्क हो रही थीं। मालकिन जब अपनी बेटी की माजूरी छुपाने की दरख्वास्त की तो मैं शर्मिंदा हो गया और बेसाख्ता उससे कहा कि उसे ऐसे काम के लिए किसी औरत को रखना चाहिए। वह औरत बोली कि पहले एक औरत ही थी, मगर उस औरत ने एक दिन उसकी बेटी को गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसकी बेटी का मसला बढ़ गया था और इलाज करवाना पड़ा। अब वह इसीलिए एक मजबूत मर्द चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत एहतियात का कहते थे, वरना वह लड़की मजीद माजूरी का शिकार होकर बिस्तर पर पड़ी रह जाती। वह औरत दरख्वास्त कर रही थी कि उसकी बेटी का मैं ख्याल रखूं और उसे नुकसान न पहुंचाऊं। वह बहुत मजबूर हो रही थी, और उस रोज मैंने उससे वादा कर लिया था कि आज मुझे उस लड़की का ख्याल रखते हुए 1 साल हो चुका है। मैं अंधा बनकर इस घर में रहता हूँ और उस लड़की को बहुत चाहत से संभालता हूँ। मैंने दोबारा खुद पर शैतान को हावी नहीं होने दिया। तो दोस्तों, कैसी थी आज की हमारी ये कहानी? मैं आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें